धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप देखते, जानते, समझते व परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एज़ यूजुअल साथ संगत जी, बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है और नई नई कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी और मिल भी रही होंगी। नहीं मिलेगी तो आज के बाद सुनने को मिल सकती हैं। तो कई चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, अलग अलग चीज़ें जानने की कोशिश की हैं और जो साथ संगत की तरफ से जिस तरह की भी जानकारियाँ निकल के आ रही हैं, उन तमाम जानकारियों पे आज चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएं भी, जैसे 29 अप्रैल 2023 के दिन लगभग 1/3 साथ संगत को खाना नहीं दिया गया, लंगर नहीं दिया गया। तो इसी प्रकार सलावतपुरा में भी एक आयोजन किया गया था पिछले इतवार में, संडे के दिन। तो वहाँ से भी इसी तरह की जानकारियाँ निकल के आई भी, खाना जो है वो ख़त्म हो गया और लंगर जिसे कहते हैं लंगर ख़त्म हो गया और साथ संगत में काफ़ी लोगों को लंगर नहीं दिया गया और मिला नहीं है, ख़त्म हो गया। और जानकारी जुटाने पे पता चला है भी लंगर जानबूझ के नहीं दिया गया। और उसके बाद ब्लॉकों में ये भी बोला गया है भी डेरे में अनाज ख़त्म हो रहा है, तो उसके नाम से पैसा लेने का भी, पैसा भी एक तरफ से लंगर ना दे के लंगर का पैसा भी बचाया जाए और दूसरी तरफ से इस चीज़ को बेस बना के साथ संगत से पैसा ऐंठ लिया जाए कि भाई लंगर के लिए अनाज ख़त्म हो रहा है तो आप हमें पैसा दें और पैसा दें। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। इस सब के अलावा और कुछ नई नई जानकारियाँ, नई नई प्लानिंग्स जो हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। जो हनीप्रीत, प्रियंका तनेजा और इसकी जितनी भी तमाम चंडाल चौकड़ी है, तो जितने ये मिलजुल के जो प्लानिंग्स कर रहे हैं, वो सारी प्लानिंग्स आपको एक एक करके बताएंगे और समझने की कोशिश करना भी किस दिशा में ये चीज़ जा रही है। आपने भी पिछले साल से, जब से यूपी वाला नौटंकी शुरू हुई, उसके पैरेलल एक नौटंकी पंजाब में अमृतपाल को लेकर भी शुरू हुई। डे 1 से जब अमृतपाल को लॉन्च किया गया, तब से एक जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो मतलब लोगों की मानसिकता, पर्सनैलिटी ये पढ़ लेते हैं, जो लोग थोड़े मेंटली इस तरह से मैच्योर होते हैं, वो डे 1 से एक चीज़ कहते थे भी जो अमृतपाल कर रहा है वो एक स्क्रिप्ट की तरह चल रहा है। वो ऐसा लगता है भी जैसे स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई है। ऑल ऑफ ए सडन कोई भी लीडर इतनी जल्दी इतना मैच्योर नहीं होता कि हर चीज़ को इतना परफेक्टली मैनेज करने लगे। अचानक से वो आए, हाईलाइटेड हो जाए और उसके बाद उसको समर्थन मिलने लगे, पब्लिक का सपोर्ट भी मिले, उसके बाद वो एक बड़ा नेता बन के निकले और फिर लोग उसके लिए लड़ने को भी तैयार हो जाए। तब तक भी 6 महीने के अंदर तो माँ बाप भी अपने बच्चे का व्यवहार नहीं पढ़ सकते। तो पूरा जो कम्युनिटी है वो एक आदमी का व्यवहार पढ़ के उसे अपना नेता मान ले। तो ये एक बड़ी स्क्रिप्टेड चीज़ है और बड़ा तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। और उसके रिलेशन में जितनी घटनाक्रम चल रहा था, उस घटनाक्रम को भी लोगों ने एनालाइज किया। जैसे पंजाब में 2 कलाकार थे, एक सिद्धू मूसेवाला, एक बड़ा पॉपुलर सिंगर था, और एक दीप सिद्धू जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर भी था। तो ये 2 लोग थे जो यूथ, जो यंगस्टर्स हैं, यूथ को इंस्पायर करने वाले या ये कहे भी यूथ को कनेक्ट करने वाले। और दोनों ही एक तरह से प्रो खालिस्तानी सोच रखते थे कि भाई सिखों का एक अलग राज होना चाहिए। मतलब बेसिकली आप उसे प्रो खालिस्तानी सोच कहें या यूँ कहें भी सिख डोमिनेंसी होनी चाहिए पंजाब के अंदर। इस चीज़ को लेके वो दोनों काम करते थे। धीरे धीरे, क्योंकि एज फैक्टर ऐसा होता है भी, जब ताज़ा व्यक्ति इस तरह का कोई जुनून पालता है तो उसे तब समझ में नहीं आता भी इस जुनून के पीछे असली मोटिव किसका है, एक्चुअल में कौन इसमें डेडिकेटेड है और कौन इसके नाम पे पॉलिटिक्स खेल रहा है। तो क्या है कि 100 में से 99.9% तो पॉलिटिक्स खेलने वाले हैं। 0.1% कह सकते हैं अभी कोई होगा कोई मोटिव किसी के पास। तो इस तरह से पहले दीप सिद्धू का मर्डर होता है और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता है। देखिए, कहने वाले पुलिस कह देती है जी लॉरेंस बिश्नोई गैंग है या कोई जो भी है, हालांकि दीप सिद्धू को तो मर्डर बताते भी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो भी एक पोटेंशियल मर्डर है। और
ये दोनों मर्डर होने के बाद जब अमृतपाल लॉन्च होता है, उसके बाद अमृतपाल का ये एपिसोड 7-8 महीने चलता है, फिर उसके बाद अमृतपाल का डाउनफॉल होता है। तो ये पूरा एपिसोड जब कोरिलेट करते हैं तो ये समझ में आता है कि अमृतपाल को प्रोजेक्ट करने के लिए दीप सिद्धू और सिद्धू मूसेवाला को मारा गया, क्योंकि ये तो दो लोग थे, ये कोई ट्रेडिशनल या करो ऑर्थोडॉक्स सिखिज़म को प्रमोट ना करके एक मॉडर्न कल्चर को, सिखिज़म को मॉडर्न कल्चर के तौर पे परोस रहे थे। उदाहरण के तौर पे हम ये कहें भी, जैसे हजूर पिताजी ये चीज़ नबज भांपते थे भी आजकल का जो यूथ है वो एक ऑर्थोडॉक्स धर्म की प्रैक्टिस, राग सुनना, संस्कृत के श्लोक याद करना, भी इस तरह की प्रैक्टिस में जो मॉडर्न आज का यूथ है वो इस तरह की प्रैक्टिस में धर्म में नहीं घुसना चाहता, वो एक मॉडर्न कल्चर के थ्रू घुसना चाहता है। तो हजूर पिताजी ने भी गाना बजाना, इस तरह की चीज़ों को या विजुअलाइजेशन को प्रमोट किया। और जबकि जो ये खट्टा सिंगर लाइट ग्रुप था, ये ऑर्थोडॉक्स दंगेबाजी में या फिर दंगे कराने में, लड़ाई करने में, इस तरह के पैटर्न पे था। इसी तरह ही हम समझ सकते हैं भी जो दीप सिद्धू और सिद्धू मूसेवाला थे, ये मॉडर्न सिखिज़म में एक मॉडर्न कल्चर के हिसाब से सिखिज़म को प्रमोट करना चाह रहे थे, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर है वो लाया गया अमृतपाल, और इन दोनों लोगों को, इन दोनों कलाकारों की हत्या हुई। और उसके बाद जो एपिसोड चला और उसके बाद जो भी चीज़ कामयाब वो करना चाहते थे वो हो नहीं पाई। यूपी वाले को और अमृतपाल को भिड़ाने का जो प्लान चलता रहा पिछले 6 महीने 7 महीने, तो वो सब हो नहीं पाया। अब क्योंकि अमृतपाल जेल चला गया, तो हमने आपको बोला भी अमृतपाल का एपिसोड जो ख़त्म हुआ उसके बाद यूपी वाले का एपिसोड बड़ा कंफ्यूज है, और जब ये कंफ्यूज है तो हमें ये पता है कि अब इसका रोल कैसे डिफ़ाइन किया जाए। तो तरीके से हमने आपको एडवांस मार्च के एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में बोला भी 29 अप्रैल को जो यूपी वाला है ये कोई भंडारा मनाने या वगैरह वगैरह नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो ख़राब हो गई, कि अमृतपाल की स्क्रिप्ट का दी एंड हो गया, तो इसकी स्क्रिप्ट होगी ख़राब। अमृतपाल अब दूसरे ट्रैक पे है। पॉसिबल है कि वो जेल बेस्ड गैंगस्टर जैसे लॉरेंस बिश्नोई हैं भी जेल बेस्ड गैंगस्टर बन जाए, या हो सकता है कि वो फिर कोई ऐसा कोई केस जो पुलिस सॉल्व ना कर सके वो अमृतपाल के खाते में डालती रही, जैसे आजकल भी बहुत सारे छापेमारियाँ पंजाब पुलिस में चल रही हैं। मतलब एक पॉलिटिकल प्लानिंग्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब मसला क्या है कि एडम ब्लॉक ने क्या किया है डेरा के अंदर। एडम ब्लॉक ने क्या किया, डेरे की संगत में एक सर्वे करवाया अपने तरीके से। जय पता नहीं इनका कैसा पैटर्न है, जितना इनके पल्ले दिमाग है इनको पता नहीं सर्वे कैसे करवाया होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने जो भी अपने लेवल पे फीडबैक जुटाया, उस फीडबैक में इनको ये समझ में आया भी जो 60 से 70% साध संगत है वो डेरे से डिस्कनेक्टेड है। वो मतलब डेरा आना ही नहीं चाहती या आ नहीं रही है, और ना ही वो नाम चर्चाओं में या कहीं भी पार्टिसिपेट किसी भी तरह से मतलब वो एक्टिव नहीं है, वो आइसोलेटेड हैं, अपने घर में जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। डेरा से वो कोई संपर्क नहीं रखना चाह रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, जैसा भी कहो। अब रह गए बाकी के 30 या 40% लोग। अब जो 30-40% लोग हैं उनमें से भी 5 या 7% लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, कह सकते हैं हम। करीब 1 लाख लोगों को हम कह सकते हैं भी जो एक्टिव हैं, वो भी खींच के बिल्कुल मतलब निचोड़ के लें तो वो भी उनको आप बार बार जाके टैप करो। तो अगर आप बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम आएँ तो हम 30 से 40 हज़ार लोग ऐसे हैं जो फुली एक्टिव हैं एडम ब्लॉक के हिसाब से। 40 हज़ार से ऊपर लोग एक्टिव नहीं हैं, ये एडम ब्लॉक ने अपना एक सर्वे करवाया, और ऑन एन एवरेज आप देखोगे 40 हज़ार तक ही या 50 हज़ार तक लोग इतना ही एक्टिव, जो हम 50,000 ले लेते हैं क्राउड फिगर, 50,000 लोग ही एक्टिव हैं। और उसमें से भी आपको भी 50% का लो 25 हज़ार लोग करीब सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, बाकी 25 हज़ार सोशल मीडिया पे भी एक्टिव उतना नहीं है। वो भी तभी होते हैं जब कोई स्पेशल न्यूज़ आए या स्पेशल कोई घटना हो तो, वरना नहीं। तो ये एक पैटर्न है जो चल रहा है, और ये इन्होंने सर्वे करवाया। अब इस सर्वे का जब उनको समझ में आया भी जो यूपी वाला एपिसोड बरनावा से चलाया 3 पैरोल में, और गुड़गांव की जो फरलो ये सब चलाया, इस एपिसोड का जो ड्रॉबैक हुआ भी चलाया तो उन्होंने इसलिए था भी संगत की कंप्लाइंस बढ़ जाएगी, संगत इनकी बात ज़्यादा मानने लगेगी और फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले नहीं सुनेंगे। लेकिन हो गया उल्टा, भी वो कहना भी मांगी चढ़ने को दे दी उठान की। अब जो पहले वाले थे वो भी गए, थोड़े बहुत जो थोड़ा भरोसा कर रहे थे वो भी चले गए, भी तो नौटंकी शुरू हो गई। तो खैर ये सारी चीज़ें चलती रही। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने जो इनके खास लोग, अब खास लोग कौन से होते हैं,
क्या होता है अभी आप हर एक जो गाँव के लोग हैं, शहरों के लोगों को शायद ये ना समझ में आए, लेकिन गाँव में जब आप जाओगे तो गाँव में क्या होता है, लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो उनकी जिम्मेदारी के हिसाब से होता है। अभी कोई 40 किले ज़मीन वाला, 50 किले ज़मीन वाला, 60-70 किले ज़मीन वाला व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे लोग जिम्मेदार जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ये क्या है, खुले तौर पे खर्चा भी करते हैं, क्योंकि इनकी इकट्ठी फसल आती है, इकट्ठी कमाई आती है। तो जब भी फसल, जैसे अप्रैल में फसल आई है तो ये अप्रैल में मांगने पहुंच जाएंगे ऐसे लोगों के पास। दूसरा क्या होता है कि ये लोग, क्योंकि ज़्यादा इनकी क्या होता है भी, बहुत सारे नौकर होते हैं, इनकी ज़मीनें कहीं 50-60-100 किले ज़मीन है, तो इनको नौकर लेबर बहुत सारी रखनी पड़ती है अपना काम करवाने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है भी, इनका जो व्यवहार है वो ऐसा होता है भी, रोबदार व्यवहार होता है, कमांड देने वाला। तो ऐसे में इनकी जो इनका स्वभाव है वो मतलब रोब वाला हो जाता है। उससे क्या है, इनकी कमांड रहती है गांव में भी, और नॉर्मल लोगों पे थोड़ा उनकी सुनते भी हैं लोग, उनकी इज्जत भी करते हैं, और उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी होता है एक तरह से। ऐसे लोग ज़्यादातर सरपंची में, पॉलिटिक्स में भी उतर जाते हैं, लेकिन कई बार नहीं उतरते। तो जो इस तरह के लोग हैं, मोजिज लोग जिसे हम कह देते हैं गाँव के, वो जो लोग डेरा से जुड़े हुए थे वो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो अब ये इन्होंने नया पैटर्न चलाया। अब एक नई स्कीम निकल के सामने आई है कि जी पिछले 4 जो 3 पैरोल और 1 फरलो हुई है, इस 4 फरलों में हजूर पिताई ने एक परीक्षा बनाई थी। अब ये एक नई स्टोरी लेके पहुंच रहे हैं ऐसे लोगों के पास। अभी ये आम संगत में नहीं आई है, तो ये क्या एक स्टोरी बना रहे हैं। पिताई ने तो एक परीक्षा का माहौल खड़ा किया था, और इस माहौल में बहुत सारी संगत पास हो गई है। अब जब सामने से व्यक्ति सवाल पूछता है भी ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों का फिर क्या रोल है, भी ये क्यों बोल रहे हैं, अगर परीक्षा का माहौल था तो ऐसे वैसे, तो बोले भी ये भी उस परीक्षा का पार्ट थे, ये एक अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, और इनको ये कहा गया था भी इन्होंने गलत बोलना है ताकि लोग परीक्षा में प्रॉपर भाग ले सकें। अब ये नौटंकी शुरू हो गई है। इसको आप सिंपल भाषा में समझो कि ग्राउंड के अंदर एक मैच रखा गया 2 टीम के बीच में। मान लीजिए हरियाणा पंजाब की टीम में मैच रखा गया, या हरियाणा पंजाब छोड़िए, आप थोड़ा दूर का ले लेते हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में मैच रखा गया। अब गुजरात के अंदर स्टेडियम रखा गया, स्टेडियम में अंपायर भी गुजरात की टीम का, मतलब गुजरात का खास बंदा, ऑडियंस जितनी थी वो भी गुजरात के समर्थन में थी, और जो थर्ड अंपायर था पीछे कैमरा में देखने वाला वो भी गुजरात के समर्थन में था। और उसके बाद मध्य प्रदेश से टीम खेलने आ गई। जब मैच शुरू हुआ सबने कोशिश की कि भाई अंपायर भी गलत डिसीजन दे, थर्ड अंपायर भी, रेफरी भी, ऑडियंस भी गुजरात के फेवर में है, लेकिन फिर भी मैच जीत नहीं पाए। जब बिल्कुल पता लगा भी अब तो मैच हार जाएंगे, तो क्या किया उन्होंने, फिर से शोर मचाया भी ऐसा है इस मैच को रद्द करते हैं, 0 से शुरू करते हैं। तो हम फ्रेंडली अभी वैसे खेल के देख रहे थे, मैं अब 0 से दोबारा शुरू करते हैं। तो कुछ वही हाल एडम ब्लॉक का यहाँ पे है। मैं पहले स्टेडियम जचाया, फिर अपनी ऑडियंस बिठा दी, अपनी ऑडियंस को नॉर्मल ऑडियंस बना के प्रस्तुत किया, फिर पत्रकार भी भाड़े पे ले आए भी चलो हमारी न्यूज़ को तरीके से आपने उठाना है, किराए पे पत्रकार भी मिल गए, किराए पे न्यूज़ उठाने वाले भी मिल गए, वकील वगैरह रोड़ा पाने वाले सब किराए पे वैसे ही मिल जाते हैं। तो जब सारा कुछ करके देख लिया, पुलिस को भी किराए पे ले आए, फिर हमारे ऊपर मुकदमे भी डाल दिए, सब कुछ कर लिया, और जब उसके बाद भी लगा भी अरे तो मैच फिर नहीं जीत पाए, तो बोले एक काम करो, इस पर कांटा मारो, 0 से शुरू करो। तो अब क्या नौटंकी चलाई भी, पिताजी ने तो परीक्षा लेने के लिए सारी नौटंकी की थी, ये सारा ओवर एक्टिंग पिताजी कर रहे थे, इस तरह से जानबूझ के अनाप शनाप बोल रहे थे, और अब ये सारा कुछ न्यूट्रलाइज हो गया है, और अब 2017 से पहले वाले पिताजी वापस फिर से आएंगे, अब उसी माहौल में आएंगे। तो परीक्षा में हो गए पास सभी। अब क्या है कि कहना भी गधे हैं, उनको लगता है भी सभी मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, भी जो कहानी सुनाएंगे शायद सुन लेंगे। और फेथ वर्सेस हमारे को भी बिना मतलब का हिस्सेदार बना लिया इसमें भी। हम तो जी अपना पार्ट प्ले कर रहे थे, अपने हिस्से का काम हम एक्टिंग कर रहे थे, बाकी लोग एक्टिंग कर रहे थे। अब जरा इस नौटंकी को समझने की कोशिश करना। एक बार हजूर पिताजी ने एक कहानी सुनाई थी, अब मुझे नहीं पता वो कहानी एग्जैक्टली किसके साथ अटैच है, बाकी सुनने वाले आप हैं तो आपको पता चल जाएगा। जो ख़ास तौर पे सिखिज़म से जुड़े हैं उनको शायद पता होगा। एक कोई सिखों में गुरु थे, उनका कोई चेला था आगे, तो उस चेले को थोड़ा अहंकार हो गया भी मेरे को सारा चीज़ों का ज्ञान है। उसने क्या किया, उसने कोई वाक्य लिख लिया, और जो गुरु थे उस समय के उनको बोला भी ऐसा है भी ये वाक्य
मेरी तरफ से ये वाक़या गुरबानी में दर्ज किया जाए, जो गुरु ग्रंथ साहिब में उस टाइम लिखा जाता होगा या जैसा भी होगा भी उसमें दर्ज किया जाए। तो उस वाक़या में उसने लिखा भी अगर सतगुरु खेल खेलता है तो सतगुरु का शिष्य है उस खेल को भांप जाता है भी, ये बात उन्होंने उस वाक़या में लिखी। अब जब लिखी तो इस बात को मंजूर नहीं किया, उस समय के गुरु जो भी थे उन्होंने कहा भी ये चीज़ गलत है, और फिर उन्होंने उसके साथ ही एक ऐसा खेल खेल दिया जिसमें वो फंस गया और लाचार हो गया। वो कोई लंबी कहानी है थोड़ी, तो हम इतनी बेसिक बात बताते हैं भी। तब उसको ये एहसास हुआ भी सतगुरु जब खेल खेलता है तो किसी के माई के लाल की ताकत नहीं भी उसे परख सके भी वो खेल क्या है। तो उसमें तुलसीदास जी का भी एक वर्णन है, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। भी संत की रमज को समझ ही नहीं सकते। अब एडम ब्लॉक क्या कहना चाहता है कि जी पिताजी ने एडम ब्लॉक को अपनी स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाया, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को भी अपनी स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाया और एक परीक्षा का दौर खड़ा किया। भी संत को इतनी नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है, वो तो उनकी रमज को तो वैसे ही नहीं कोई समझ सकता। मतलब कहने का मतलब यह भी एडम ब्लॉक वाले सारे मिलकर रमज को समझे बैठे थे, वो तो बस अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे। अब इन गधों को इतनी बार फिल्मों में कैमरे के सामने एक्टिंग करवाई है, वहाँ तो इनसे एक्टिंग हुई नहीं किसी से, ठीक है। और जहाँ एक्चुअल में एक्टिंग करनी होती है और जहाँ ये अब झूठ पकड़ा जा रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी अगली स्क्रिप्ट तैयार नहीं हो रही है भी किस तरह की स्क्रिप्ट के ऊपर अब यूपी वाले को लाया जाए। तो ऐसे में जब पता लगा भी यार तो किसी भी बात को हम सच्चा साबित नहीं कर पा रहे यूपी वाले की, तो क्या है जी काम करो, काटा मार दो पुराने पे। देखो ये तो वैसे चल रहा था, परीक्षा थी, अब जीरो से फिर शुरू कर देंगे। मतलब क्या है भी कोई नया यूपी वाला तैयार करेंगे, अब नया कलाकार लेके आएंगे जो बेटर परफॉर्मेंस देगा। हालांकि सबसे पहले जिसको लेकर आए थे वो तो बड़ी घटिया परफॉर्मेंस दे के गया, फिर जब सेकंड टाइम 2-2 3-3 हो गए फिर थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस आई हो, लेकिन अब सही तो कोई सा भी नहीं कर पाया। तो अब इनको सोच रहे हैं भी फिर से नहीं हो सकता, ट्रेनिंग चल रही हो, अब दोबारा फिर से लॉन्च करें बढ़िया से, तो भी नया कोई आ जाए बढ़िया ट्रेनिंग वाला, फिर कहेंगे देखो जी 2017 से पहले वाला आ गया। तो अब वो ट्रेनिंग चल रही है, शायद इसी वजह से ये पैरोल का नाटक थोड़ी देर में शुरू होगा। कब होगा पता नहीं, हो सकता है ट्रेनिंग पूरी ना हुई हो सकता है हो गई हो, नई स्क्रिप्ट तैयार ना हुई हो। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस सब के बीच इधर क्या हो रहा है, इधर जो है कि ये जो मसला है पंचकुला दंगे वाला और इनकम टैक्स ईडी वाला, ये सारे पेपर वर्क जो है और बरगाड़ी के सब उधर चंडीगढ़ में शुरू हो गया है। तो ये सारी अब नई नई उलझनें चली हुई हैं पैरेलल इनके लिए। तो ऐसे में क्या है कि आपको एक पैटर्न बताते हैं क्राइम का। आप पता नहीं कितना क्राइम आप स्टडी करते हैं, तो आपको एक पैटर्न बताते हैं। आपने कभी फिल्मों में देखा होगा एक स्लीपर सेल नाम के शख्स होते हैं, स्लीपर सेल है, इनको ऑर्डर आएगा, ये उठ खड़े होंगे, फिर ये कोई ना कोई वारदात को अंजाम दे देंगे। ऐसे एक स्लीपर सेल नाम का वर्ड आपने सुना होगा। तो आजकल जो क्राइम पैटर्न है, जितना आप स्टडी करते होंगे, जितना हम भी स्टडी करते हैं, आजकल ये स्लीपर सेल वाला पैटर्न नहीं चलता। आजकल कोई एजेंसियां या कोई दूसरे देश की एजेंसियां स्लीपर सेल नहीं प्लांट करती, क्योंकि इतने जुनूनी लोग अब रहे नहीं हैं जो स्लीपर सेल प्लांट करें। आजकल लोग पार्ट टाइम स्लीपर सेल लेते हैं, पार्ट टाइम काम करने के लिए। कैसे होता है, जो क्राइम का नया पैटर्न है उसमें क्या होता है कि मान लो किसी ने किसी आदमी को मारने की सुपारी देनी है, तो वो कैसे सुपारी देता है कि भाई उसने किसी गैंगस्टर को बोला भी इस आदमी को मार दो और इसकी सुपारी दे लो। उसमें क्या होता है, वो आदमी जब उसको मारने जाएगा तो वो क्या करता है, वो टेम्परेरी शूटर हायर करता है। मतलब वो एक आदमी रखेगा परमानेंट पुराना ट्रेड, और बाकी सारे होते हैं फ्रेशर, जो फ्रेशर रिक्रूट किए थे टाइम टू टाइम। अब मान लो 4 बंदे फ्रेशर रिक्रूट कर लिए, 5वां उनका मेन कंट्रोलर होता है, और उसके बाद पीछे से जो उसको ऑर्डर देने वाला होता है। तो क्राइम कैसे एग्जीक्यूट होता है, जो फ्रेशर रिक्रूट किए जाते हैं उन फ्रेशर को वारदात करने के लिए भेजा जाता है, वो वारदात को अंजाम देते हैं और थोड़े ही समय में पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती है। उनकी पकड़ में जो उनके बयान दर्ज होते हैं उससे जब वो 5 जो कंट्रोलर होता है उस तक पहुंचते हैं। लेकिन कंट्रोलर को क्या करते हैं, इसी बीच कंट्रोलर का हो जाता है इनकाउंटर, पुलिस कर देती है इनकाउंटर। जब कंट्रोलर का इनकाउंटर हो जाता है तो कंट्रोलर से आगे वाली कड़ी कभी मिलती ही नहीं है। तो ये नया क्राइम का पैटर्न है। अब ये कैसे आपको समझ में आई, सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ तो उस मर्डर करने वाले लोग जिन्होंने गोली चलाई उन सबको पुलिस ने पकड़ भी लिया,
लेकिन उसके बाद जब उनकी चेन पीछे ट्रेस होने लगी तो पीछे वाले लोगों को का इनकाउंटर होना शुरू हो गया। वो इनकाउंटर से अगली चेन कभी मिलेगी नहीं। जो सिद्धू मूसेवाला के फादर हैं वो बार बार ये बात बोलते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने मारा ही नहीं है, एक्चुअल जिसने मारा है उसकी चेन तो जुड़ ही नहीं रही है, और जुड़ेगी कैसे जब बीच वाले लोगों का इनकाउंटर हो गया है। तो ये जो पैटर्न है अभी ये पुलिस को भी समझ में आता है। तो आजकल जो बड़े लेवल की झोल होते हैं उसमें जो बीच वाला कड़ी है, इस कड़ी को तोड़ दिया जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो हम आपको दूसरे तरह समझाते हैं। महेंद्र पाल बिट्टू था, महेंद्र पाल बिट्टू को जानते हो कि जो नाभा जेल के अंदर जिसकी हत्या हुई थी। महेंद्र पाल बिट्टू एक तरह से कंट्रोलर था उन लोगों का जिसने बरगाड़ी बेअदबी कांड को या अलग अलग चीज़ों को अंजाम दिया। जैसे ही पुलिस ने महेंद्र पाल बिट्टू को उठाया उसने अपने बयान में सबके नाम उगल दिए, और क्योंकि उस समय मामला सीबीआई के पास था तो पंजाब पुलिस ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी, भाई ये बंदा तो बड़े सारे नाम उगल रहा है बरगाड़ी बेअदबी कांड में, फटाफट आओ इसका बयान रिकॉर्ड करो, इसको कोर्ट में पेश करो। अब इससे पहले सीबीआई आके कोर्ट में महेंद्र पाल बिट्टू का बयान दर्ज करवाती, इतने में महेंद्र पाल बिट्टू की हत्या हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अगली कड़ी महेंद्र पाल बिट्टू ही जोड़ सकता था। अब महेंद्र पाल बिट्टू का साथी कौन था? पृथ्वी। तो इन्होंने क्या किया, अभी पृथ्वी को अपने साथ मिलाने के लिए पहले उसको महेंद्र पाल बिट्टू से अलग किया और उसको संगरूर की जेल में भेज दिया। अब क्योंकि पुलिस के साथ सारा सेटलमेंट है तो पुलिस कभी भी पृथ्वी के पास जाएगी नहीं कि ये तो पैरेलल कंट्रोलर थे, अब एक कंट्रोलर मर गया एक तो जिंदा है। अब इन सब का जो पैसे सप्लाई करने वाला बंदा था, हवाला कारोबारी, वो कौन था? वो था मनोहर लाल अरोड़ा, भक्ता वाइका में। अब मनोहर लाल अरोड़ा पैसा सप्लाई करता था किसमें? हवाले के जरिए। जो कनाडा ऑस्ट्रेलिया से हवाले का पैसा इंडिया में मंगाया जाता था मनोहर लाल अरोड़ा के जरिए। तो जब मनोहर लाल अरोड़ा ने तेवर दिखाने शुरू किए होंगे तो तरीके से मनोहर लाल अरोड़ा का भी मर्डर हो गया। अब क्योंकि उसका तो बेअदबी में कोई हाथ था ही नहीं, उसका मर्डर क्यों हुआ? तो फिर कहानी बनाने वाले ने कहानी कैसे बनाई कि जी मारने तो उसके लड़के को आए थे, क्योंकि उसके लड़के का भी नाम था जिम्मी कुछ नाम था, तो लेकिन गलती से उसके फादर को मार गए। तो उसके बाद जब धरना लगा, धरने में लोगों ने आना बंद कर दिया, अभी तो गैंगस्टर तो किसी को भी मार देंगे। तो मज़े की बात यह कि मारने वाला गैंगस्टर फेसबुक पे सफाई दे रहा है कि मैं तो बाकियों को नहीं मारूंगा, और उस सफाई के बेस पे माशा जैसे 45 मेंबर संगत को बोले धरना मारो, देखो गैंगस्टर ने सफाई दे दी, वो तुम्हें नहीं मारेगा। मतलब अजीब है भी, अभी गैंगस्टर जो है ये 45 मेंबर की सुविधा के अनुसार काम कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है प्रदीप तोदी जी। अभी हाल ही में आपको याद हो पिछले साल की बात है, प्रदीप नाम का व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई बरगाड़ी केस वाले की, तो उसके वीडियो भी सामने आया उसका। तो उसमें क्या था, उसमें भी जो नीचे के शूटर थे वो सारे फ्रेशर थे, वो सारे पकड़े गए, लेकिन ऊपर वाला कंट्रोलर था उसका इनकाउंटर में मर्डर हो गया। मतलब अगली कड़ी जुड़ेगी नहीं। विदेश में बैठा एक आदमी फेसबुक हैंडल से लिख देगा जी मैंने मरवाया है, अब उसको पकड़ लो, कैसे पकड़ोगे जाके वहाँ पे? वो विदेश में जाके कैसे पकड़ोगे? वो आपके कानून के अंडर तो नहीं आता है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए प्रूफ भी होना चाहिए। एक फेसबुक का पोस्ट कोई प्रूफ तो नहीं होता। तो ऐसे में एक फ़ोन कॉल पे किसी ने बात करके बोल दिया जी मैं फ़लाना बोल रहा हूँ, ये काम कर दो, कुछ दुनिया बेवकूफ़ थोड़ी है। तो ये पार्ट टाइम स्लीपर सेल का जो काम है, ये काम सारा चलता है। अब ऐसे में आपको लगे ये प्रदीप कलेर है, हर्ष धूरी, संदीप बरेटा, ये सब क्या हैं? ये सब कंट्रोलर हैं जिनको टेम्परेरी हायर किया गया। किसके द्वारा? मोहनलाल, जगजीत, खट्टा सिंह, राकेश जड़वा, हनीप्रीत जैसों ने इनको हायर किया। ये उस समय के जुनूनी जवान थे, इनको लगा पता नहीं हमारे हिसाब से राजनीति चलती है। और ये ऐसा होता है कि एक्चुअल में जब आप 25 से 35 की एज में रहते हैं तो इस एज ग्रुप में आपको लगता है भी आपको बहुत सारी चीज़ की नॉलेज हो गई है, और जब लोग आपके हिसाब से काम करने लगे आपको लगता है भी आपको बड़ी अच्छी पकड़ आ गई है और आप हर चीज़ को समझ रहे हैं। और ऐसे में उनको लगता है भी हाँ हमें हर चीज़ की समझ है, लेकिन राजनीति चीज़ ही ऐसी है जब तक आपको समझ आएगी बहुत देर हो चुकी होगी। तो ऐसे ही उस टाइम के ये यंगस्टर थे, इनको यूथ फेडरेशन बना के दे दी। कंट्रोलर कोई पीछे से चलाने वाले कोई और थे, लेकिन चेहरा इनका था। आप ये कह सकते हैं भी आज की डेट में, मतलब अभी की डेट में हम कहें तो मान लो हर्ष अरोड़ा है IT विंग वाला, या विकास चौधरी है, या फिर जी जितेंद्र खुराना है, ये सब क्या है? ये अब के वो चेहरे हैं जो पहले कभी प्रदीप कलेर, संदीप बरेटा और हर्ष धूरी जैसे लोग हुआ करते हैं। ये लोग क्या है? तीनों बेवकूफ़ हैं। अब इनको क्या लगता है कि हमारा तो भैया दिमाग ही बहुत तेज़ चलता है, हमें तो पॉलिटिक्स की बड़ी निगाह पकड़ है, हम तो भैया नेताओं को ख़रीदना भी जानते हैं, हम तो अफसरों को सेट करना भी जानते हैं, और हम तो मीडिया को भी मैनेज कर लेते हैं।
और कोर्ट को भी मैनेज कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, कि प्रॉब्लम यहाँ से इसलिए शुरू होती है भी एक्चुअल मोटिव किसके पास है, असली मकसद किसके पास है जो इन सबको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये पैटर्न है। अब ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं भी क्यों ना थोड़े दिनों बाद पंचकुला दंगे के जो भगोड़े हैं या बरगाड़ी के भगोड़े हैं, मोड ब्लास्ट के भगोड़े हैं, इनमें से किसी का इनकाउंटर करवा दिया जाए। क्यों? क्योंकि अब इनको संभालना हो रहा है मुश्किल। धीरे धीरे करके एडम ब्लॉक ने क्या किया है भी जो मेन सारे जिम्मेवार थे उनको डेरे से निकाल के बाहर कर दिया। अब मान लो अगर हम पंचकुला दंगे की बात करें, पंचकुला दंगे की सारा केस एक पत्रकार के बयान के ऊपर टिका हुआ है। उस पत्रकार ने स्टेटमेंट दे दिया भी आदित्य अरोड़ा ने कैसे दंगा भड़काया पंचकुला में, उसके एक बयान के ऊपर ये सारा केस खड़ा हुआ है पंचकुला दंगे वाला। अब कड़ी कौन है? आदित्य अरोड़ा। आदित्य अरोड़ा क्या है? यूपी वाला बहरूपिया जो उनमें से एक मोटे वाला है वो है। अब ऐसे में आदित्य अरोड़ा बन गया बोझ, इधर से हमारे जैसों ने पकड़ लिया। अब इस बोझ का क्या करें? अगर पुलिस के हवाले कर दिया तो सब कुछ उगड़ देगा। तो उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, तो क्या होगा, ये पुलिस से सेटलमेंट होगा, वे इसको भगाएंगे और तरीके से इसको गोली मार देना, इनकाउंटर में मारा जाएगा। अब क्योंकि आदित्य अरोड़ा के स्टेटमेंट के बिना ये सारी कड़ी जुड़ेगी ही नहीं पंचकुला दंगे वाली, तो सारे बरी हो जाएंगे। तो जो पंचकुला में बैठ के मान लो प्लानिंग चल रही है लगातार, जितने भी ये बैठे हैं तो सब इसीलिए बैठे हैं क्यों ना कोई ऐसा किया जाए। अब ऐसे में कौन सा केस प्रायोरिटी पे और कौन से वाले एक्यूज को एनकाउंटर करवाना है, ये प्लानिंग अब चलने लगी है एडम ब्लॉक में। अब ये प्लानिंग किस बेस पे कर लेते हैं? कौन है जो इनके लिए पुलिस को मैनेज करेगा, कौन है जो इनकाउंटर स्क्वाड को मैनेज करेगा, कौन है ये सब चीज़ें। तो ये किस लिए अभी पंचकुला दंगे की जो वो कहते हैं ना भी गले में फांस अटकी हुई है हनीप्रीत के, 20 केस से क्लीन चिट मिले इसको, तो उसको लेके आदित्य अरोड़ा का या जितने भी भगोड़े हैं इनका मरना बहुत ज़रूरी है। तभी ये कड़ी हनीप्रीत से हटेगी, क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस भी, सबूत की एब्सेंस के बिना पे बरी हो जाएगी। क्यों? सबूत कौन देगा? आदित्य अरोड़ा जैसा बंदा देगा, क्योंकि उन्होंने तो मास्टरमाइंड आदित्य अरोड़ा को दिखा देना है, या फिर जो और लोग फरार हैं 2-4 लोग उनको दिखा देना है। अब ऐसे में आपको होगा जी बबलू वो कैसे बच गया? अभी बबलू क्या कि हमारा ये भी कहना है जो 3 यूपी वाले बहरूपी हैं उसमें से एक बबलू है। वो इसलिए है कि बबलू का एक साथी है जो डेरे के अंदर डॉक्टर है, वो मनोवैज्ञानिक है तथा कथित, और वो करता है ट्रेनिंग। अब जो यूपी वाला जब बन के बैठता है बबलू, जो हमारे को लगता है, हालांकि कंफर्म करना मुश्किल है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो बोलने का पैटर्न है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, वो सारा उसके जो साथी डॉक्टर से मेल खाता है जो उसको ट्रेनिंग देता है। और क्योंकि हमने उसके साथ मैंने बहुत सारा टाइम बिताया तो मैं उसके माइंडसेट को पढ़ना जानता हूँ। हालांकि उस टाइम नहीं पढ़ पाया था, बेवकूफ़ था, समझाने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि पढ़ पा रहे हैं। तो ये सारा पैटर्न क्या है, अभी बबलू ने बड़ी सफाई से अपने आप को निकाल लिया। वो भगोड़ा था, फिर भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको बेल दे दो, और किस तरह से वो सब हमने आपको मीडिया में एक पत्रकार के सामने भी सारी बात डिस्कस हुई भी कैसे हाई कोर्ट तरीके से बीच में आए बिना भी इस तरह का माहौल क्रिएट किया हाई कोर्ट ने कि बबलू को बेल दी जाए, जिससे बबलू आसानी से यूपी वाले का रोल प्ले कर सके। लेकिन अब आदित्य अरोड़ा को तो बेल मिली नहीं है, बबलू अपना अपना काम कर गया। तो वैसे में हो सकता है आदित्य अरोड़ा का नंबर लग जाए, हो सकता है मोड ब्लास्ट वालों का लग जाए, हो सकता है बरगाड़ी जो सा केस इनको ज़्यादा तंग कर रहा होगा उस केस के भगोड़ों का नंबर लग जाए। तो ये एक नॉर्मल क्राइम के सबूतों को ख़त्म करने का एक पैटर्न है। ये आमतौर पे मूसेवाला मर्डर में भी हुआ, महेंद्र पाल बिट्टू के मर्डर में भी हुआ, जो प्रदीप दोदी मारा गया, मनोहर लाल अरोड़ा की हत्या हुई, उसके बाद अभी ये इन्होंने इस चक्कर में अशोक मसाले वाले की हत्या कर दी, वो जो एक ब्रह्मचारी था अजीत सांगवान, उसकी हत्या की। तो ये सारा पैटर्न क्या है, क्राइम के मेन सोर्स को ख़त्म कर दो ताकि ये केस इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ उन लोगों तक रह जाए जो बिल्कुल नीचे हैं। और नीचे वाले लोग पार्ट टाइम स्लीपर सेल होते हैं, तो किसी गैंग के सदस्य नहीं होते। 5,000, 10,000, 15,000 लेके उनको लाया जाता है, क्राइम को एग्जीक्यूट करवाया जाता है, और बड़ा आदमी हमेशा बच जाएगा क्योंकि जो बीच की कड़ी होगा वो मारा जाएगा। उदाहरण के तौर पे आज एडम ब्लॉक कोई भी जो प्लानिंग कर रहा है, वो सारी प्लानिंग में अब गुरचरण कौर, जगजीत सिंह, ये सब क्यों पीछे हट गए? अभी नए नए चेहरे निकाल के ला रहे हैं, नए नए चेहरों को गद्दी पे बिठा दो, कुर्सियों पे बिठा दो, मतलब अलग अलग कुर्सियों पे। और उसके बाद फिर क्या होगा,
जब कोई बड़ी वारदात को ये अंजाम देंगे तो जो मेन हटा दिए गए, जैसे अभी अब पीछे हट रहे हैं सारे, तो ये जो कुर्सियों पर नए नए आके 45 मेंबर 85 मेंबर 15 मेंबर बंगीदास जो नए नए बन के बैठ रहे हैं, ये लोग पकड़े जाएंगे। फिर इन लोगों के ऊपर चलेगा, क्योंकि अब ये कड़ी जोड़ेंगे कैसे? अब जो इनकी कड़ी जोड़ेगा वो कौन सा होगा? नया 85 मेंबर होगा। तो ऐसे 2-4 85 मेंबर समझ गए होंगे, फिर उसके बाद फिर वहीं के वहीं। तो क्या ये नॉर्मल, जब क्राइम की दुनिया ऐसी ही होती है, एक बार जब इसमें कोई एंटर हो जाता है तो वहाँ पे आप कोई ना, जो बीच का कंट्रोलर है वो किसी ना किसी का मोहरा बन के ही रहता है। मान लो आज अर्श अरोड़ा जैसे लोग हैं, विकास चौधरी जैसे लोग हैं, या जितेंद्र खुराना जैसे लोग हैं, ये किसी के मोहरे हैं। इनको कंट्रोल करने वाले जो हैं राकेश जड़बा जैसे, हनीप्रीत जैसे, जगजीत सिंह, गुरचरण कौर, ये सब किसी और के मोहरे हैं। तो जिस मोहरे पे गाज गिरनी होगी वो अपने नीचे वाले मोहरे के बीच की कड़ी तोड़ के उसका इनकाउंटर या मर्डर करवा देता है, ताकि कड़ी कभी उस तक आए ना। इसलिए जो टॉप पे बैठा बंदा प्लानिंग कर रहा है वो तो 3-4 लेयर में काम कर रहा है, जो उसके पैटर्न को समझ रहा है वो आगे बच पा रहा है। तो अब इस पैटर्न पे काम करेंगे। भी यूपी वाला तो जी परीक्षा ले रहा था, ख़त्म हो गई। उनसे ज़रा ये पूछो भी यूपी वाले ने जो पहली चिट्ठी लिखी उसमें कोरोना से बचने का एक काढ़ा लिखा था। आपको ध्यान हो, जब सबसे पहले चिट्ठी आई थी एक काढ़े की रेसिपी बनाई थी। फिर उसके बाद शोभा गोरा ने उसको करेक्ट किया भी एक उसमें जो अमाउंट है वो ज़्यादा आ गई है तो कम कर दी जाए। फिर क्या है कि उसका जैसे तैसे जुगाड़ बना के ये MSG कंपनी जो ऑल ट्रेडिंग वाली है, इन्होंने करोड़ों रुपए की वो दवाई बेची जी। पिताजी का हुक्म आ गया, ये जो नचार है इनके अन्नू जैसे, इन्होंने बड़े छलांगे लगा के दिखाई, देखो जी हमने काढ़ा पी के हम तो स्वस्थ हो गए वगैरह वगैरह। उन्होंने बड़ा काढ़ा बेचा, इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह वगैरह, भी हमारा तो कोरोना ठीक कर देगा, पिताजी ने वचन करे वगैरह वगैरह करके बड़ा करोड़ों का माल बेचा। था कुछ नहीं, कबाड़ बेचा, एक तरह से कचरा बेचा है। अब जब यूपी वाला बाहर आया तो वो क्या बोल रहा है जी, मेडिटेशन करो, DNA के सेल को पावर मिलेगी, वो फिर दिमाग को पावर देगा, फिर आपका आत्मबल बढ़ेगा, फिर इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी बीमारियां भाग जाएंगी। क्यों भाई, तुम्हारा वो कोरोना वाला काढ़ा अब कहाँ चला गया? वो इम्यूनिटी नहीं बढ़ा रहा है, क्यों? वो बिकना बंद हो गया, लोगों को पता चल गया भी वो बड़ा कबाड़ है, कचरा है। अब वो कोरोना वाला काढ़ा क्यों नहीं बताया? अभी इम्यूनिटी इससे भी बढ़ती है। अभी DNA के सेल मजबूत ना भी हों तो कोरोना वाला काढ़ा भी बेच के इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन वो तो कोई नहीं बोला। तो उसके आड़ में जो लोगों को कोरोना की दवाई नहीं लेने दी, और उसमें कितने ब्रह्मचारी, कुछ 45 मेंबर और कितनी संगत के लोग मर गए इस उम्मीद में भी ये काढ़ा तो पिता ही ने बनाया होगा, जबकि वो काढ़ा तो यूपी वाले का था, नौटंकी का था। अब वो इसका मतलब क्या, परीक्षा के दौर में तो फिर इन लोगों को मारने की क्या ज़रूरत थी? भी संगत की परीक्षा जब एडम ब्लॉक के सब मिल के ले रहे थे, उनके हिसाब से तो यही कर रहे थे। तो फिर ऐसे में ये सब मिल के कोरोना में लोगों को मारने के लिए परीक्षा ले रहे थे। ये कौन सी परीक्षा है जिसमें संगत को मरना पड़ रहा है? भी संगत को आप एक नकली काढ़ा बेच के फर्जी कोरोना की दवाई बना के बेची, लाखों लोगों को, हज़ारों लोग उसमें मारे गए कि नहीं जी पिताजी का वचन है जी, हम तो कोई और दवाई लेंगे ही नहीं, हम तो भैया ये जो नचार है अन्नू, इन्हें नाच के कोरोना का काढ़ा जो बेचा कि भैया आपने बस यही खाना है, कोरोना की दवाई लेनी नहीं है, क्योंकि तो पिताजी की अमृतमयी दवाई आ गई। तो यूपी वाला क्यों भूल गया उस काढ़े को? भाई मेरे वाले काढ़े से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। तब क्यों आ गया जी, DNA का सेल मजबूत है, क्यों? उसको पता है अगर बोलेगा तो भैया इस पर मेडिकल का कानून लगता है और उसमें जेल के पिटेगा, दोबारा से पकड़ा जाएगा, केस चल पड़ेगा। तो क्यों बोलेगा वो? कंपनी को क्यों फंसाएगा? कंपनी तो स्पॉन्सर कर रही है अपना माल बेचने के लिए। अब अगर ये हो भी MSG कंपनी कौन सा एग्रीमेंट साइन करे बैठी है? अभी वो पिताजी का चेहरा इस्तेमाल करते हैं अपना माल बेचने के लिए। भी अब तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, कौन सी रॉयल्टी दे रहे हो आप पिताजी को? भी ये ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर रही है ना MSG कंपनी, इलीगल है ये सारा कुछ। किसी का चेहरा इस्तेमाल करके नकली मिलावटी माल जो बेचते हैं ये, तो कभी किसी में कीड़े निकल रहे हैं, किसी में कुछ निकल रहा है, क्यों? उसके बाद देखो जी, पिताजी ने कहा था बढ़िया, पिताजी तो अब तो बंदा ही नकली आ गया, पिताजी को ही नकली बना दिया तुमने, तो फिर वो तो सारा माल ही कबाड़ बेच रहे हो, कचरा बेच रहे हो। तो बस क्या है कि पैसा कमाना है, तो CP अरोड़ा को अपना पैसा कमाना है। वो तो चलो अकाउंटेंट टाइप बंदा है, मेन तो ऊपर राकेश जड़बा और उसका भाई है रिंकू कुमार, ये दो भाई ऐसे हैं। क्योंकि इसमें क्या है, जो रिंकू है उसको आप अंडररेटेड समझेंगे। इस दो भाई हैं राकेश और रिंकू। क्या है कि राकेश क्या है फ्रंट फेस रहता है, लेकिन इनका जो कहते हैं ना गुन्ना आदमी होता है अंदर, जो मतलब सारा पैसा अंदर से सेटिंग कर रहा होता है, बाहर नज़र नहीं आता। जैसे अडानी का केस आता है जो उसका भाई बाहर विदेश में बैठा है, सारा पैसा घुमा रहा है। इसी तरह राकेश जड़बा का जो कंट्रोलर है, कहते हैं ना भी तोते में कैद होती है जिन की जान, तो वो तोता जो है वो रिंकू जड़बा है भी, जो सारा चुपचाप अंदर बैठ के सारा पैसा घुमा के जो सबको सेटिंग करता है, तो वो है रिंकू।
तो ये 2 भाई ऐसे हैं, ये कंट्रोलर हैं, इनके ऊपर माई बाप कौन कौन है वो तो पता नहीं, जो भी हैं चलो आने वाले टाइम में वो भी सामने आएंगे। तो ये सारे एक्सपायर हुए बिस्कुट लिख रहे हैं, संगत को बेचे गए हैं। कितना कचरा बेचा है इन्होंने इस सेवा के नाम पे, आप सोच नहीं सकते। एक बार मेरी खुद की शिकायत की हुई है। क्या हुआ कि एक फैक्ट्री थी साहा अम्बाला के पास है ना, एक साहा जगह है, तो वहाँ से देसी घी बनवाते थे। अब क्या है कि हमारे जानकारी में कोई व्यक्ति था, उसने उसी फैक्ट्री से देसी घी का बिज़नेस शुरू किया था अपना। तो वो देसी घी इतना सस्ता बेचते थे वो फैक्ट्री वाले कि मार्केट के अंदर 350 रुपये किलो देसी घी रिटेल में बिकता था। 350 रुपये किलो जो बेचने वाले दुकान पे बेचते थे रिटेल में, लेकिन MSG कंपनी उसी फैक्ट्री का घी बनवा के 550 रुपये किलो बेचती थी रिटेल में। तो मैंने ये शिकायत पिताजी के सामने रखी कि ये जो कंपनी फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री मिलावटी घी बनाती है, और क्योंकि ये हमारी जानकारी में जहाँ और भी लोगों को बेच रही है, और वो लोग तो 350 रुपये रिटेल में बेच रहे हैं, मतलब ये 150 से 200 रुपये किलो में ही देसी घी रिटेल उपलब्ध करवा रहा है। तो इतना पॉसिबल नहीं है, तो ये मिलावटी घी है। जैसे ही पिताजी के पास ये जानकारी गई, पिताजी ने तुरंत MSG कंपनी वालों की मीटिंग बुलाई और बोला भी इस घी को अभी के अभी सारी जगह से वापस लिया जाए। तो MSG कंपनी वालों ने क्या किया पता है, उन्होंने वो सारा घी वापस लिया। ये नहीं है भी फैक्ट्री बदल ली हो या प्योर घी ले आए हो, उन्होंने क्या किया, उस घी के ऊपर से मैन्युफैक्चर्ड बाय का लेबल हटा दिया भी ये कहाँ पे बना है, जिससे पता ही ना चले भी ये घी कहाँ पे बना है। और जब पता नहीं होगा तो फिर ये कैसे पता लगाएंगे भी ये घी कितना मार्केट में करेक्ट है इस फैक्ट्री का या नहीं है। अब ऐसे में आप कैसे उम्मीद करोगे भी ये फैक्ट्री आपको साफ़ सुथरा सामान बेचेगी। हमने खुद ये चीज़ें पकड़ी हैं, 200 रुपये किलो घी को 800 रुपये किलो घी बेच दिया जाए 200 रुपये की चीज़ को, तो ये फैक्ट्री को ईमानदारी से काम कर रही है और ऊपर चेहरा इस्तेमाल कर रही है वो पिताजी का। तो खैर हमारा कहने का मसला ये भी, जितनी भी ये प्लानिंग चल रही है, अब आपके पास एक नई प्लानिंग आएगी कि जी तो परीक्षा ख़त्म हो गई और परीक्षा में ये लोग इन्विजिलेटर बने हुए थे। अब आपको क्या पता चले भी इस परीक्षा में क्या परीक्षा ली गई है, मैं आपका विश्वास परखा गया, क्या परखा गया। 80% साथ संगत एक तरह से टूट गई। तो परीक्षा इसलिए ली गई थी भी 80% साथ संगत को डेरा से तोड़ दिया जाए, इसलिए परीक्षा ली गई थी। परीक्षा तो सतगुरु लेता है सिर्फ अपने आशिकों की, भी जो भी आशिकी का दावा करते हैं भी देखें कितना बड़ा आशिक है। वो भी इंडिविजुअल होती है 1 to 1, वो ऐसा नहीं है भी किसी बंदे को इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिख के हनीप्रीत जैसी 2 टके की औरत को खड़ा करेंगे भी तू हमारी परीक्षा में इन्विजिलेटर बन के खड़ा, भी तू पेपर ले, मार्क्स मैं दूंगा पीछे बैठ के। तो हमें मार्क्स किसने पास किया। प्रॉब्लम ये है कि सारा ढोंग, ये जो ढोल है ये फट गया है। अब फट तो गया है, अब अमृतपाल वाला तो ख़त्म हो गया है, तो अभी बेचारा आएगा अभी तो लड़े किससे, वारदात को अंजाम कैसे दे। अब यूपी वाले का रोल ख़त्म करना है, तो ऐसे में आदित्य अरोड़ा का रोल भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब आदित्य अरोड़ा क्योंकि बोझ बन गया, सारा पेपर वर्क सब कुछ, सारे कागजात सब डेरे के इनके नाम हो गए, तो अभी क्या है, अभी आपके पास एक नया हुक्म आएगा भी हजूर पिताजी ने बोला भी सारा पुराना सिस्टम ख़त्म करो, नए सिरे से नया सिस्टम बनाओ, नए सेवादार, नए जिम्मेवार चुनो। क्यों? क्योंकि अब सारा पुराना सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब बिल्कुल नए पुराने लोगों को मार के लात बाहर करो। अब जितने लोगों ने इनको पाला है, पिताजी ने क्या बोला भी सांप पाल रहे हो, भी सांप आपको आशीर्वाद थोड़ा ही देगा, ये तो पालोगे तो जब डसेगा तो जहर ही देगा। तो अभी जिन सांपों को इन्होंने पाला, हनीप्रीत जैसे, रखे जड़बा जैसे, अब इन्होंने क्या किया कि जितने भी पुराने लोग हैं इन सबको उठा के बाहर करो। और उस बाहर करने के उसमें गुरचरण कौर भी आ गई। गुरचरण कौर को भी लात मारने लगे। यूथ सुनने में आया भी यूथ वीरांगना जो है भी इसको डिज़ोल्व कर दिया, ख़त्म ही कर दिया यूथ वीरांगना को। अब यूथ वीरांगना को ख़त्म कर दिया और गुरचरण कौर को दबोच लिया भी, अब तू भी निकल बाहर। तो अब क्या है भी उसको भी रास्ता दिखा दिया बाहर का, और उसी के जूनियरों को उसका सीनियर बना के बिठा दिया। अब हालत ये हो रही है कि वो भागती फिर रही है, मैं कहाँ जाऊँ। अब क्या है कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, लेकिन अब धोबी का कुत्ता, चलो कुत्ता तो है, अब घर का ना घाट का, कहीं कहीं पर कुत्ता तो फिर भी है। ये तो कुत्ते भी नहीं रहे, ये तो कुछ और ही बन गई। तो क्या है कि अब इस स्टेज पे आने के बाद अब सबको उठा के बाहर करो। क्या जी सारा मैच होगा ख़राब, क्लीन करो, 0 से शुरू करेंगे, सारे पुराने बाहर, अपनी मर्जी के फ़िल्टर कर करके नए बंदे अंदर भर्ती करेंगे। और जितने बंदे भगोड़े हैं अब इनको कौन पाड़े, एक काम करो, पुलिस से सेटिंग करो, इनका कराओ इनकाउंटर, अपने केस कराओ क्लीन, काम ख़त्म। तो खैर अब इस तरह की प्लानिंग्स पे काम शुरू। और आपको बता दें क्लियर, ना तो ये यूपी वाले का कोई ऐसा परीक्षा के पिताजी का कुछ था, और ना ही हमारे को
ऐसी कोई है। हम तो आज भी कह रहे हैं, आज भी हमारे सामने यूपी वाला आएगा, हम आज भी जूते मारेंगे उसको, और कल भी जूते मारेंगे, और आप मारते आए हैं। गालियाँ कल भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे। ऐसे महापापी लोगों को हमारा कोई इस स्क्रिप्ट से लेना देना नहीं है। हम तो खुले तौर पे आज भी कह रहे हैं, जो जिसको जाके नौटंकी करनी है करो। और एक और नई चीज़ आपको बताएं, कल परसों 2 दिन से लगातार मेरा ट्रैवलिंग का था काम, तो मैंने एक और चीज़ देखी। 10-5 किलोमीटर की दूरी पे डेरे के नाम चर्चा घर की कैंटीन है, नाम चर्चा घर है। प्रॉपर कैंटीन में बाहर बड़े बोर्ड लगाते हैं, बड़ा प्रचार करते हैं, हमारी कैंटीन में रोटी खाया करो, बहुत बढ़िया कैंटीन है। और क्योंकि हम तो इसलिए नहीं जाते, हमारी रेकी करने लग जाते हैं पीछे से, फिर हमारे पीछे गाड़ियाँ लगा लेते हैं, तो हम तो इसलिए बाहर के प्राइवेट ढाबों में खाना खाते हैं। तो अब मैं किसी प्राइवेट ढाबे पे खाना खाने गया तो पता लगा वहाँ पूरी 45 नंबरों की जुंडली बैठी है खाना खाने। अभी जो तुम्हें तो डेरे में उपलब्ध है, 5-7 किलोमीटर की दूरी पे डेरा है, फिर तुम प्राइवेट ढाबों पे खाना क्यों खा रहे हो? सेवा के ऊपर निकले हुए हो तो संगत के पैसे प्राइवेट ढाबों पे खाना खाने के लिए क्यों है? तुम तो सेवा पे निकलो तो डेरे का लंगर खाओ, डेरे की कैंटीन से खाना खाओ। तुम प्राइवेट ढाबों पे डेरे का पैसा क्यों ख़राब करते हो? तो क्या है कि कहने का मतलब ये है भी जो पैसा ये आपसे ले जा रहे हैं वो कोई ऐसा नहीं है भी भले काम में लगा। इनको क्या है, तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के, होटलों में बैठ के रोटियाँ खा रहे हैं। ये कौन सा अपने पल्ले से पैसा लगा रहे हैं? जो पैसा आप दे रहे हैं, सेवा पर निकले तो सेवा की तरह, सेवादार की तरह बन के रहो। शाही ठाट बना के थोड़ी तुम्हें सेवा पे किसी ने भेजा है। मजबूरी होती है, एक अलग बात है, जहाँ पे सुविधा उपलब्ध ना हो। जब 5 किलोमीटर की दूरी पे डेरा है तो फिर डेरे में जो भी चीज़ मिलती है आप डेरे से लो। पिताजी तो यहाँ तक वचन किए हैं भी 45 नंबर तो प्राइवेट खाए ना। वो तो अगर नहीं भी डेरा है तो भी वहाँ की संगत में किसी को बोल दो, भी संगत में कोई ना कोई बना के दे देगा। और उस संगत के लिए भी इस मसले को लेके बड़े वचन हुए हैं। तो सारी चीज़ें पैरेलल हो रही हैं, तो कौन सी चीज़ कब घटित हो पता नहीं है। अब कौन सी प्लानिंग किस रूप में एग्जीक्यूट होगी ये भी नहीं पता। हो सकता है भी ये यूपी वाला जो आएगा वो नए तरह के पैटर्न पे आए और नई तरह की चीज़ें, फिर ये नया नौटंकी शुरू हो जी, हम तो परीक्षा ले रहे थे वगैरह वगैरह। हो सकता है भी ये नई कहानी घटना शुरू कर दें। तो खैर जो भी है, ये क्या बोल रहे हैं अभी, गंगानगर का पूछता है यूपी वाला नकली, तो फिर असली वाले पिताजी कहाँ हैं? भाई तुमने जब नकली मान लिया ना, तुम अपने नकली को असली साबित करो। तुम्हें असली से क्या मतलब है? तुम गधे हो, तुम तमाशा देखने आया ना, तुम्हारा कौन सा भी अपना स्टैंड है। तो ऐसा है, जो आप उनको बोलो भी जो मैच में खिलाड़ी हैं वो अपना खेल खेलते हैं। जो तमाशबीन होते हैं ना, जो बार टिकट लेके मैच देखने हैं, उनको मैच देखना चाहिए, उनको सवाल पूछने का अधिकार नहीं होता। सवाल वो व्यक्ति पूछे जो एक मजबूती से अपना स्टैंड लेके खड़ा है। जब आपके लिए यूपी वाला असली है तो आप उसको असली साबित करो। तुम्हें क्या मतलब है दूसरी टीम की, क्या दूसरा टीम के क्यों साबित करे? तुम तो भैया नकली वाले की फ़ौज में हो ना, उसको असली साबित करके दिखा दो। हमें ज़रूरत ही नहीं है आपको कुछ बताने की। तो या फिर तमाशबीन हो तो बाहर बैठ के तमाशा देखो। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम हमारे से कुछ पूछ लोगे, हम तुम्हारे लिए उत्तरदायी थोड़ी हैं। तमाशबीन हो, तमाशबीन बन के रहो। तुम क्या भीड़ का हिस्सा हो? भीड़ है, जहाँ बहुमत होगा वहाँ चले जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तुम तो भैया अफ़गानिस्तान के दर्शक हो। तुम्हें इंडिया के जीतने से कोई मतलब नहीं, तुम्हें पाकिस्तान के जीतने से कोई मतलब नहीं। जो जीतेगा तुम उसकी तरफ से झंडा उठा लेना बस। तो तुम्हारा काम है ये तमाशा देखना। तुम्हारा ज़मीर अनख गैरत तो है ही नहीं। तो उनको सीधा बोलो ना भैया तुम अफ़गानिस्तान के दर्शक हो, अफ़गानिस्तान के दर्शक बन के बैठ जाओ तो इज्जत बची रहेगी। बीच में आओगे तो जूते ही पड़ेंगे। तो ऐसा है, या तो यूपी वाले के खाते में खड़े हो जाओ या फिर दर्शक बन के बैठो। हमारे खाते में खड़ा होना है तो फिर दूसरे तरीके से आना पड़ेगा, ये कोई तरीका नहीं है। तो हम कोई तुम्हारे कोई नौकर नहीं है, बंधे हुए नहीं है कि हम आपको जवाब दें फालतू का। तो खैर बहन वीरपाल कौर हमारे साथ लाइन पे हैं, और पंजाबी भाषी जो लोग हैं वो शायद ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझेंगे चीज़ों को, कि थोड़ा पंजाबी भाषा में चीज़ें अलग तरह से आती हैं। तो हाँ जी बहन जी बोलिए। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ गुरु प्यारी साध संगत जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19-20 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ, 7-8 ਦਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
13 ਮਈ 2007 ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ satsang ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਜਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ 13 ਮਈ 2007 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾਈ ਵੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੌਰ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ। 14 ਮਈ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਘਟਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਘਟਿਆ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 13 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕਿ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। 14 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਟੈਂਟ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੜਕ ਗਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 48 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। 14 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁਣ 14 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸਲਾਵਤਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਗਜੀਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ 14 ਮਈ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ 13-14 ਮਈ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16-17 ਮਈ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸਲਾਵਤਪੁਰਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੂਗੀ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਮਈ ਤੱਕ, ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡੰਡੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਡੰਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ,
ਜਗਜੀਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਖਸ਼, ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡੰਡੇ ਫੜਾਏ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਟਾਈ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੋ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲਾ ਫੋਟੋ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਟਾਈ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੈਮਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਅਖੀਰ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਟਾਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪਰਚੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਭੜਕੀ ਉਹ ਅੱਗ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪਿਤਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, 28ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਹੈ ਨਾ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਦੇ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਪੁਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਤਾਈ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾਈ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ, ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 10% 5% ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਕਬੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਕਬੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਾਲ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼, ਕਾਲ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾएं ਬਾएं ਕੋਈ ਖੜਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਕਾਲ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਦਿਆਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਆਲ ਦੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਆਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈਏ।
ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਤੀਆਂ ਕਵਲਾਂ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਈ ਪਿਰਥ ਗਏ ਸਾਡੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਨਕਲੀ ਵਾਲੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵਾਲੀ, ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ 2015 ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2015 ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਔਰ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭੇਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਖਸ ਖੜਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਲ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਮੂਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ VFX ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ 2007 ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ 13 ਮਈ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 14-15 ਮਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਗਜੀਤ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਗਜੀਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਰੋੜਾ ਖੁਦ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਰੋੜਾ ਖੁਦ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਮਾਰੋਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਕਸਾਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਖੁਦ ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਗਜੀਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਖਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ 14 ਤੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗਜੀਤ ਮਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਈਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਰਮੇਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈਕ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤਿਆ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਗਜੀਤ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਸੀ, ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਿੰਗਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤਿਆ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਿਆਏ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਅਰਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਚ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਵਰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤਿਆ ਅਰੋੜਾ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਗੌੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸੱਚ ਕਹੋ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। 25 ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ 85-45 ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ, ਇਹਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੁਰਚਰਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਮਾਏ ਪਤਨੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਗਜੀਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਗਜੀਤ ਵਰਗੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਲਾਦਪੁਰੇ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ 10 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ। ਵਚਨ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਵਚਨ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ, ਪਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਧੂਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂਣੀ ਤੋੜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਣਾ ਦੀ, ਹੁਣ ਗੁਰਚਰਨ ਦੀ ਵੀ ਧੂਣੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਚ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਧੋਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਕੱਟਦੇ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਹਾਲਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗਜੀਤ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 25-25 ਸਾਲ ਦੇ 23-23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਮਰੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਕ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਪੋਲਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਡੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਯਾਦ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਆ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ 85 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਭੰਗੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 45 25 ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਗ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੁੱਲ ਗਈ ਭੁੰਜੇ ਦਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 85 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਜੂਨ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ 85 ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ, 3 ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਰ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਹ ਵਸ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਚਤਰਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤਿਆ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਰੋ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਤਯੁਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਡਮ ਬਲਾਕ ਇਟਾਓ 2 ਕੋਟੀ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਡਮ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਫਲ, ਹਜੂਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ 1500
दिन का देता। देखे ਜਿਹੜੀ कि ब्लाक की नाम चर्चा से 60 दिन का फल ਦਾ 6000 दिन का करता कि 100 गुना करता। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲ है, काल तो की भालदे तुसीं? काल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ फल दे दूं? सतगुर ਦਾ ਤਾਂ 15 दिन ਦਾ ही बहुत है। जे सतगुर अपने ਜਿਹੜੀ वचन ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 दिन ਤੇ 6000 दिन ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ है हौली हौली समझ रही है सच ਨੂੰ। साध संगत ने नाम चर्चा ते जाना बंद करता है। ਜਿਹੜੀ असली डेरा सच्चा सौदा दी साध संगत है वो नाम चर्चा ते ना करालियां ते जा रही है ना ब्लॉग वालियां ते जा रही है। इसे करके हर महीने इन्हां नूं धक्के नाल भंडारा शब्द सत्संग दी जगह भंडारा शब्द वरतना पै रहा। कोई ना कोई नवा नवा बहाना बना के उहदा लिआंदा जा रहा है। इसे करके हर महीने तुहानूं पता जनवरी च भंडारे मनाए गए, फरवरी च भी, मार्च च भी, अप्रैल भी, मई च भी, आउण जदों मई दे भंडारा होण लास्ट उह च जून दा भी कह देणगे। तां गुरु प्यारी साध संगत जी इत्थों समझो कि इत्थों समझो अपने आप नूं हुशियार समझदे भी खणी लोकां नूं साडीआं गल्लां दा पता ही नहीं है। साध संगत समझ चुकी है, असलियत समझ चुकी है। गुरु पिताई जो संगत सिमरन कर रही है दर्शन दे के भी उस संगत नूं उन्हां रूहां नूं दस रहे सारी सच्चाई। ये भी दस रहे हैं कि बहुत जल्दी इन्हां दा बुरा हाल होने वाला, ये भी गुरु पिताई दस रहे हैं। ते गुरु पिताई ये भी दस रहे हैं भी बेटा बुराई जल्दी खत्म होगी ते असीं इहदे बहुत जल्दी वापस आवांगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अपने सतगुर ते विश्वास रखो। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤਵਰਸ ਜਵਾਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। पर ये ना भुलेखे आ जो असली गुरु है ना वो सानू पता है साडा असली गुरु उन्हें किवें आउणा है कदों आउणा है। इसे करके जिन्ने मर्जी ये अपने जिहड़े हैगे नकली बहरूपे लिया के साडे सामने खड़ा कर देन, काल दे रूप जिन्ने मर्जी खड़ा कर देन, असीं अपने गुरु पिताई नूं पहचानदे आ। सानू पता है जो साडे गुरु पिताई जदों आउणगे ना उदों दस्सण दी जरूरत नहीं पैनी कि वो आ गए। जदों सूरज चढ़दा है उहनूं ये दस्सण दी लोड़ नहीं पैंदी कि मैं चढ़ गया। लोकां नूं अपने आप पता लगदा, उहदी रोशनी तो पता लगदा कि सूरज चढ़ गया। इवें जो साडे गुरु पिता जी आउणगे पार ब्रह्म परमेश्वर है वो कुल मालिक है, उन्हें दसना नहीं पऊगा। फिर वर्षा जवालिक दी टीम दसूगी नहीं है भी गुरु पिता जी आ गए। सारी दुनिया दे विच उन्हां दी रोशनी होगी, सारी दुनिया उन्हां दी पावर नूं देखूगी, सारी दुनिया उन्हां दी शक्ति नूं पहचानूगी। गुरु प्यारी साध संगत जी इस करके आगे ब्लॉक दे किसी के झांसे चाउन की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप अपना जो अपनी टीम का सिमरन चल रहा, असल च मैनू ऐ लगता जो टीम ने अपनी ने सिमरन शुरू करता तो गुरु पिताई ने ये जिहड़ा बुराई का खात्मा वो तेजी नाल होर शुरू करता। ते आपां जिहड़ा हैगा पूरे जोर शोर नाल जो आपां गुरु पिताई दे केस जिवें सारी कार्रवाई पहला फेस वर्सेस वर्डिक्ट दी चलदी है वो भी चल रही है। बेफिक्र हो, ये नहीं है कि जे आपां कल्ला सिमरन शुरू करता ते आपां कल्ला सिमरन ही कर रहे हैं। जो आपां सुप्रीम कोर्ट दे विच कार्रवाई करनी है वो भी अपना बराबर चल रहा, होर कोई कार्रवाइयां करनी कोर्ट दी वो भी बराबर चल रही हैं। पर आपां जो गुरु पिताई आप दी रहमत नाल आपां तो ब्रह्ममुहूर्त दे टाइम 3 तो 3:30 ते जिहड़ा शाम नूं 9 तो 9:30 तो 10 पूरी टीम सिमरन कर रही है। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो एक आखिरी एक सवाल था बीच में भी, सोना देवी है कोई बरनावा डेरे में, तो क्या है कि जो डेरा के प्रबंधकों को जानते हैं तो डेरा के प्रबंधक में एक आदमी है गुरदात सिंह और उसे इसीलिए रखा हुआ है भी जब किसी को किसी बात का जवाब ना देना हो और एक समझ आप कितने भी समझदार हों अगर आपकी बेइज्जती करनी हो और आपको वहाँ से हटाना हो तो गुरदात सिंह नाम का शख्स है वो बदतमीज़ी करने में, गाली गलौज करने में, बेइज्जती करने में बेशरम आदमी है। वो इसीलिए रखा हुआ है एडम ब्लॉक में इसी काम के लिए। तो ऐसी बहनों वाली तरफ सोना देवी को रखा हुआ है, लेडी गुरदात जिसे कह देते हैं। कि जब किसी को डांटना हो, बेवकूफ़ है, बेशरम करना हो, जलील करना हो तो सब के लिए सोना देवी को रखा हुआ है। तो आप इतना सीरियसली ना लें, वो कोई अनपढ़ बेवकूफ़ खड़ बुद्धि दिमाग है और कोई ऐसी नहीं है भी कोई समझदार लेडी है या कोई कुछ नहीं है। और तो आप बराबर दबका मारो 2 मिनट में दब के बैठ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है भी वो ज़्यादा वहाँ पे हावी है
तो ऐसा कुछ नहीं है, अनपढ़ खड़ बुद्धि दिमाग लेडी है। जैसे लोगों को जलील करना हो, बेशरम करना हो, जैसे बहनों वाली तरफ तो उसका इस्तेमाल होता है, भाइयों वाली तरफ गुरदात का इस्तेमाल होता है। तो सिर्फ इतना ही फ़र्क है इसमें। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई सामने आए। तो इस प्रार्थना के साथ हजूर पिताई के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोली जाएगी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।